ASC Coaching Institute, your gateway to success. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और स्वागत है आपका एएससी इंस्टीट्यूट में। और आज हम अपने इंग्लिश लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और मैं हूं आपका इंग्लिश एजुकेटर राजा ओवैस खान। तो ये जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जैसा कि आप नाम से ही इसको समझ पा रहे हैं कि ये किसी की डायरी है। जी हाँ, और ये एन फ्रैंक कौन है? ये एन फ्रैंक एक जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल है। और इस डायरी में इन्होंने मेंशन किया है अपने बारे में और बताया है कैसे इन्होंने कितनी हार्डशिप्स लाइफ में देखी हैं और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। और ये जो डायरी इन्होंने लिखी है, देखेंगे आप शी वॉज बॉर्न इन 1929, 12 जून 1929 एंड शी डाइड इन 1945। तो ये जो टाइम था ये था वर्ल्ड वॉर 2 का, और जर्मनी में एडोल्फ हिटलर की हुकूमत थी, वो रूल कर रहे थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी डेथ हुई, उन्होंने सुसाइड किया था, अपने आप को ख़त्म कर लिया था। तो मैं आपको बताऊं कि जो आपका वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है वो हुआ है आपका 1914 से 1918, और जो आपका वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है वो हुआ है आपका 1939 से 1945। तो ये वही टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तब जर्मनी में स्पेशली एडोल्फ हिटलर जो जर्मन शासक थे, और आपको मैं बताऊं जर्मनी जो कि यूरोप का पार्ट है। यूरोप में वैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, यूके है, आयरलैंड है, फ्रांस है, इटली है, बहुत सारे कंट्रीज हैं। लेकिन जो एडोल्फ हिटलर थे उन्होंने जर्मन्स के माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी थी, कहेंगे कि पूरा माइंड वॉश कर दिया था कि जर्मन्स जो हैं वो सबसे सुप्रीम हैं, सबसे सुपीरियर रेस हैं पूरे यूरोप में, पूरे दुनिया में। और उन्होंने ये इल्यूजन, ये भ्रम फैला दिया था कि जूइश जो हैं, जो जूज हैं, वो दुश्मन हैं हमारे। और अगर आपको पता हो तो 1942 से और 1945 के बीच उन्होंने 6 मिलियन से भी ज़्यादा जूइश को मर्डर कराया था, कत्ल कराया था, उनको मरवा दिया था। 6 मिलियंस जूस, कैन यू बिलीव? 6 मिलियंस यानी कि 60 लाख। सिक्स मिलियन, कैन यू बिलीव? 6 मिलियन जूस, 60 लाख लोगों को। और कैसे कैसे मरवाया था? तकरीबन अगर आप देखेंगे एक टर्म यूज होता है होलोकास्ट। क्या आपने सुना है उस टर्म के बारे में? होलोकास्ट, कभी आप सर्च कीजिएगा होलोकास्ट क्या टर्म है। होलोकास्ट में यही बताया गया है कैसे 6 मिलियन लोगों का मैसेकर किया गया था, मैसेकर, कत्ले आम। और सोचिए कितनी बड़ी तादाद, 60 लाख लोगों को मरवा देना कितनी बड़ी बात है। और कैसे उसने जर्मन्स के दिमाग में ये बात डाली कि जो जूइश लोग हैं वो हमारे दुश्मन हैं। और बहुत तरीके से तकरीबन 15 लाख लोगों को तो सिर्फ आर्मी ने ही मारा था, बाकी बहुत लाखों लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाके मारा गया था। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स ऐसे थे जहाँ पे गैस चैम्बर्स होते थे, यानी कि दम घोट के मार दिया जाता था। और ऐसे चैम्बर्स थे, ऐसी जगहें थी कि मान लीजिए कोई एक रूम है जहाँ पर अगर मान लीजिए कि 10 लोग आ सकते हैं, कोई एक ऐसा रूम है, तो सोचिए वहाँ पर 200 लोगों को रख देना, तो जाहिर सी बात है लोग कैसे रहेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने चैम्बर्स बनवाए थे और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनवाए थे कि 10 लोगों की जगह पर 200 लोगों को रखा जाता था। तो इसी तरीके से इन्होंने 60 लाख लोगों को मारा था। सबसे बहुत ही आप कहेंगे कि ये दर्दनाक था उस दौर में। तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और उसी दौरान जो ये जिनकी डायरी है एन फ्रैंक की, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये एक छोटा सा आप कहेंगे कि एक्सट्रैक्ट है
अंश लिया गया है उनकी डायरी से। उनके फादर को इनकी डायरी मिली थी, इनकी फैमिली में भी सारे मर गए थे और इनके फादर को इनकी डायरी मिली तब उन्होंने 1947 में इसको पब्लिश कराया था, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से। जो आप देख रहे हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इस नाम से इन्होंने इसको पब्लिश कराया था 1947 में इनके फादर ने। तो ये इनकी पिक्चर है, इनकी फोटो है और इन्होंने क्या लिखा है कि दिस इज द फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। ना ये मेरी इतनी अच्छी पिक्चर है, इतनी अच्छी फोटो है और मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं ऐसे ही दिखूं। देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड। और कहेंगे शायद फिर मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं हॉलीवुड जाऊं। तो ये इनकी बहुत अच्छी पिक्चर है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इस चीज़ को देखिएगा ज़रूर, ये क्या है, हॉलोकास्ट क्या है और कैसे सारी चीज़ें हुई थी। जर्मनी में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था बहुत ही सख्त था, पूरी दुनिया में ही बहुत टफ टाइम था। तब इनके फादर ने इनको इनके 13th बर्थडे पर ये डायरी गिफ्ट की थी और तब इन्होंने इस डायरी को लिखना स्टार्ट किया था। इन्होंने अपने बारे में लिखा है, अपने स्कूल के बारे में लिखा है। तो क्या आप लोग भी डायरी लिखते हैं? मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और क्या क्या चीज़ें आप मेंशन करते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर लिखते हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा। और डायरी राइटिंग एक बहुत अच्छी हैबिट होती है जो हमें रखनी चाहिए और हमें अपनी डायरी मेंटेन करनी चाहिए अपने बारे में, अपने इवेंट्स जो होते हैं हमारी लाइफ में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी होती हैं तो कहीं ना कहीं, और ये भी इस चैप्टर में एक बहुत अच्छी बात कहती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, कि शायद पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से। तो वो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं बिफोर यू रीड से। एनालीज, मैरी एंड फ्रैंक, 12 जून 1929, फरवरी एंड मार्च 1949, यानी कि 45 सॉरी। शी वॉज बॉर्न इन 1929 एंड शी डाइड इन 1945। देखिए कितनी जल्दी जो है इनकी डेथ हो गई थी। वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल हु रोट while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। तो यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब इनकी फैमिली और इनके फ्रेंड्स जाके छिप गए थे एम्स्टरडैम में, यानी कि नीदरलैंड की जो कैपिटल है एम्स्टरडैम, वहाँ जाके छुप गए थे, तब इन्होंने उस डायरी को लिखा था। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands। इनकी जो फैमिली थी वहाँ से भाग गई थी, जर्मनी से चले गए थे इनके फैमिली, क्योंकि वहाँ पे नाजीज किसको कहा जाता था? हिटलर की जो पार्टी थी उनको नाजीज कहा जाता था। और जब उनकी पावर जर्मनी पूरी तरीके से फैल गई, और लेकिन वो बाद में फंस गए थे जब उन नाजी ने अपनी जो उनका जो रूल है नीदरलैंड तक एक्सटेंड हो गया था, नीदरलैंड तक उनकी पहुंच हो गई थी। As persecutions against the Jewish population increased, मैंने बताया कि Jewish population के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन यानी कि बहुत अत्याचार, जुल्म और ज़्यादती उनके खिलाफ बढ़ गई थी। मैंने बताया आपको कि 60 लाख Jewish को कत्ल कर दिया गया था, मार दिया गया था। The family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Ott Frank's office building। तो ये लोग कहाँ चले गए थे? 1942 में इनके फादर के ऑफिस की बिल्डिंग में छिप गए थे और तकरीबन 2 साल तक छिपे रहे। आफ्टर 2 years in hiding, 2 साल तक छिपने के बाद द ग्रुप वॉज betrayed and transported to the concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank। इनकी एक सिस्टर थी मार्गरेट फ्रैंक, पहले उनकी डेथ होती है और कुछ ही दिन बाद इनकी भी डेथ हो जाती है। कहाँ पर? कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स पर। मैंने आपको बताया था जब ये छिप रहे थे तो इनको धोखा दिया गया और धोखे से इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। कहाँ पर? कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। जैसे कि मैंने बताया कॉन्सेंट्रेशन कैंप बहुत ही खतरनाक कैंप्स, बहुत खतरनाक ऐसी जगहें इन्होंने हिटलर ने डेवलप की थी, बनाई थी, जहाँ पर जूइश लोगों को रखा गया था बहुत टफ, बहुत हार्ड कंडीशंस में। मैंने आपको बताया कि जहाँ 10 लोगों की रहने की जगह होती थी वहाँ 100 से 150 लोगों को रखा जाता था। तो इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, हार्श रियलिटीज़, हार्श कंडीशंस, जहाँ पर सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल था। Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended। और जब लड़ाई ख़त्म हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई, तो सिर्फ उनके पिता ही उनकी फैमिली में बचे थे जो वापस एम्स्टरडैम आए to find that her diary had been saved। तो देखा कि उनकी डायरी जो शायद बच गई थी किसी तरीके से। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in the English under the name The Diary of a Young Girl। क्योंकि she was a Jewish girl,
तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखी होगी। वैसे जूस की जो लैंग्वेज होती है वो हिब्रू होती है, तो इनको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया और उसको पब्लिश कराया आई गेस 1947 में। तो किस नाम से, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो डायरी ऑफ ए यंग गर्ल इज द ओरिजिनल नेम, और हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, तो यानी कि उसका एक एक्सट्रैक्ट है। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles of the event of her life 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944। देखिए जो इनकी डायरी इनको मिली थी, मैंने बताया था इनके फादर ने दी थी, इनके 13th बर्थडे पर 1942 में ही दी थी, क्योंकि 1929 में शी वाज बोर्न, तो यानी कि 1942 को ही 13 साल की हुई। और इनकी जो डायरी में इवेंट्स इन्होंने लिखे हैं, मेंशन किए हैं, वो 1942 से लेके लास्ट एंट्री कब हुई है, 1 अगस्त 1944 को इन्होंने लास्ट एंट्री की, यानी कि ये 1945 में इनकी डेथ हुई और लास्ट एंट्री जो आई है वो 1944 में इन्होंने डायरी में लिखा। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books। और ये दुनिया की बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में शुमार हुआ इस बुक का। There have also been several films, televisions and theatrical productions and even an opera based on the diary। और इस डायरी की बेसिस पे बहुत सारी मूवीज बनी, थिएटर के जो एक्ट्स होते हैं वो बने, और इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। ओपेरा मीन द म्यूजिकल बैंड जो होता है। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। और इसको बहुत ही ऐसा बताया गया कि डायरी में जो इन्होंने मेंशन किया, जो चीज़ें लिखी, वो बहुत ही एक मैच्योर और बहुत ही एक जो एक माइंडफुल चीज़ होती है उस तरीके से उन्होंने लिखा। बहुत मैच्योरिटी के साथ इन्होंने अपनी लाइफ के इवेंट्स को मेंशन किया इस डायरी में। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। इस डायरी में हमें पता चलता है कि रोज़ाना जब नाजी का रूल था तो क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी अपनी डेली रूटीन लाइफ में, वो चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं। एने फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम। ये जो टर्म है होलोकास्ट, आई वुड एडवाइज यू ऑल कि प्लीज़ इस टर्म को एक बार देखिएगा और आपको पता चलेगा कि इस होलोकास्ट का क्या मीनिंग है और क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और आपको ये पता चलेगा कि 1939 से 1945 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें क्या क्या चीज़ें हुई। तो होलोकास्ट उस इवेंट को नाम दिया गया जिसमें 6 मिलियन जूस का कत्ल किया गया, उनको बर्बाद दिया गया, तकरीबन 60 लाख जूस को। तो ये बहुत ही भयानक, बहुत ही कहेंगे कि दिल दहला देने वाली घटना है ये होलोकास्ट। इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर जो है स्टार्ट होता है और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, यहाँ से लिखना इन्होंने स्टार्ट किया है। देखिए यहाँ से इन्होंने अपना लिखना स्टार्ट किया है। तो क्या लिखती हैं स्टार्टिंग में, राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। कहते हैं डायरी लिखना एक बहुत ही अजीब तरीके का एक्सपीरियंस है। समवन लाइक मी, समवन लाइक मी इन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि जो एन फ्रैंक थी, जो ये लड़की है एन फ्रैंक, ये वैसे तो इसके आसपास काफ़ी लोग थे, इसके फ्रेंड्स भी थे, बट स्टिल कहीं ना कहीं इसको बहुत लोनली फील होता था, बहुत लोनली फील होता था। क्योंकि जाहिर सी बात है जो वो वक्त था, वो जो कंडीशंस थी और ये लोग छुपे फिर रहे थे इधर से उधर, तो बहुत ही टफ टाइम था। तो लोग तो आसपास थे कुछ जो इनके साथ छुप रहे थे, फैमिली मेम्बर्स भी थे और फ्रेंड्स भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत लोनली फील करती थी। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me this letter on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl। कहते कि इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी पहले कुछ लिखा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगता है ना ही अब और ना ही शायद मेरे बाद कोई और इस तरीके की बातों में शायद ही हंसेगा या इंटरेस्टेड होगा एक 13 साल की स्कूल गर्ल की इस तरीके की बातों में जो मैं अपनी डायरी में लिख रही हूँ। ओह वेल इट डजंट मैटर, कि ठीक है, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को अच्छी लगे ना लगे, मुझे अच्छी लगनी चाहिए ना, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं लिखूँ और मुझे बहुत ज़रूरत भी है लिखने की, ताकि जो मेरे एक दिल पे बोझ है
अब बोझ क्या है कि वो जो आसपास देख रही थी, महसूस कर रही थी अपने लोगों के, देखिए एक कम्युनिटी होती है ना, कम्युनिटी के खिलाफ जो अत्याचार देख रही थी, उन्हें न्यूज़ मिलती होगी कि आज इतने लोगों को मार दिया गया, आज इतने लोगों को जो आपके कैंप्स हैं उनमें डाल दिया गया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे एक बोझ था कि इन चीज़ों को मैं किससे कहूँ, कैसे कहूँ। तो वो अपने दिल से, अपने दिमाग से बोझ को हटाने के लिए वो लिखना चाहते हैं, और एक बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी आप कहीं ना कभी होता है इंसान एक थोड़ा सा लोनली फील करता है और कहीं ना कहीं सोचता है शायद वैसे तो मेरे बहुत दोस्त थे, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं किससे कहूँ ये बात। तो हमेशा आपको पेन एंड पेपर लेना चाहिए और अपनी थॉट्स को जो भी आपके माइंड में आए लिख देना चाहिए। क्या पता आप कुछ ऐसा लिख दें तो शायद पहले कभी ना लिखा गया। कहते हैं ना कि कुछ ऐसा लिख दो कि इतिहास बन जाए। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, बहुत अच्छी लाइन है ये। उन्होंने कहा है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कहने कि पेपर जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा सब्र होता है, बहुत धैर्य होता है, शायद लोगों में इतना नहीं होता। वाकई में ये बात सही भी है, क्योंकि किताबें होती हैं या पेपर होता है, इनकी सबसे बेस्ट पार्ट क्या होती है कि ये आपको कभी भी जज नहीं करते। आप में कुछ भी, आप क्या लिख रहे हैं ये सिर्फ आप जानते हैं, लेकिन लिखना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब कभी भी आप किसी से कोई बात कहेंगे, कुछ भी अपनी फीलिंग्स कभी शेयर करते हैं, तो कभी कहीं ना कहीं क्या होता है कि लोग आपको जज करने लग जाते हैं, लेकिन किताबों में या पेपर में ऐसी बात नहीं होती। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। तो यानी ये थॉट जो मैंने ये बात कही है, एक बहुत अच्छी लाइन जो उन्होंने बोली है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी ये मैंने उन दिनों में मेरे दिमाग में ये बात आई थी जब मैं बहुत थोड़ा सा कुछ डिप्रेस्ड, कुछ लो फील कर रही थी और घर में बैठी हुई थी ऐसे ही विद माई चिन इन माई हैंड्स, अपने चिन को अपने हैंड्स में, यानी कि जो ऐसा इंसान उस पोस्टर में बैठता है कि हाथ उसके जो उसकी चिन होती है उस पर होते हैं। बोर्ड एंड लिस्टलेस, यानी कि बोर हो रही थी, और लिस्टलेस यानी कि कुछ खास किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं था, लेजी सा फील करना, उसे कहते हैं लिस्टलेस। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और सोच रही थी कि मैं क्या करूं। मैं आई वॉज वंडरिंग, वंडरिंग मीन्स यानी कि कुछ भी सोचना, कि मैं आई वॉज जस्ट वंडरिंग यानी कि थिंकिंग। और ये जो है आपका लिस्टलेस, ये क्या है, ये है आपका फीलिंग लेजी। लेजी से होते हैं, सुस्त से होते हैं, क्या करें क्या न करें, कहाँ जाएं, बाहर रहें, घर में रहें। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, तो मैं वहीं रही जहाँ मैं थी। एंड आई वॉज ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और फिर मैंने ये सोचा कि हाँ शायद पेपर ही एक अच्छी चीज़ है, उसमें ज़्यादा पेशेंस है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टफ बैग नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, और मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं ऐसा कुछ प्लान भी नहीं कर रही थी कि मेरी डायरी कोई और पढ़ेगा, क्योंकि शी डिड नॉट नो ना कि वेरी सून शी विल डाई एंड इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि शायद कोई और इस बुक को पढ़े, तो वो नहीं चाहती थी ऐसा। तो उन्होंने क्या कहा, इस बुक को मैं जो जिसमें लिखने जा रही हूँ वो एक डायरी है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबब्ली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, जब तक कि मुझे एक बहुत ही अच्छा दोस्त, रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, और शायद इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, शायद ही कोई फर्क पड़े। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। तो पहली बात इनके दिमाग में क्या आई कि मैं डायरी क्यों लिखूं, मेरे पास डायरी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि बोल रही है पहली बात ये थी कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। फैमिली है, सिस्टर हैं, फादर हैं, मदर हैं, और भी कुछ लोग हैं, बट स्टिल शी इज फीलिंग सो लोनली, सो शी इज सेइंग दैट आई डोंट हैव अ फ्रेंड। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अच्छा और मैं ज़्यादा अगर आपको अच्छे से बताऊं, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, और शायद कौन इस बात पे यकीन करेगा, कौन विश्वास करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस पूरी दुनिया में अकेली है, कौन इस बात पे यकीन करेगा, कौन भरोसा करेगा। And I'm not, और मैं हूँ भी नहीं। I have loving parents and a 16-year-old sister, फिर बताती हैं कि मेरे पास बहुत प्यार करने वाले बहुत प्यारे माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, और एक लविंग सिस्टर है जो 16 years की है, यानी कि 3 साल बड़ी हैं। And there are about 30 people I can call friends, और 30 और लोग हैं जिन्हें मैं शायद कहीं ना कहीं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। देखिए
फिर भी शी इज सेइंग आई डोंट हैव अ फ्रेंड, अभी फिर बता नहीं कि मेरे पास इतने लोग हैं। आई हैव अ फैमिली, यानी कि मेरे पास पूरी फैमिली है। लविंग आर्म्स एंड गुड होम, आर्म्स भी हैं, बहुत प्यार करने वाली, और एक अच्छा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऐसा लगता है ऊपरी तौर से, बाहरी तौर से ऐसा लगता है कि शायद मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक सच्चे दोस्त के अलावा मेरे पास सब कुछ है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। मैं सिर्फ ये क्या चाहती हूँ, मैं एक अच्छा टाइम बिताना चाहती हूँ अच्छे दोस्त के साथ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। मैं कुछ खास तो नहीं बात कर सकती, या मैं कुछ खास बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ रोज़ाना की जो एक बातचीत होती है वही करना चाहती हूँ। नॉर्मल एवरीडे थिंग्स, अपनी बातों को जिक्र करना, अपनी रोज़ की डेली रूटीन लाइफ की बातें शेयर करना, इस तरीके की। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और मुझे लगता है कि शायद इस वजह से मेरे शायद कोई करीब नहीं आता है, और शायद यही कहीं ना कहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है। Maybe it's my fault that we don't confide in each other. शायद हो सकता है कि ये मेरी गलती हो कि हम एक दूसरे की कोई पर्सनल चीज़ों को शेयर नहीं करते। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. तो कुछ भी हो, और ऐसे ही हूँ मैं, और चीज़ें ऐसी ही होती हैं, और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, इस वजह से कोई चेंज भी नहीं हो रहा, और इसी वजह से मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया है। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपनी डायरी में अपने बारे में लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स के बारे में लिखते हैं, और अपनी दूसरी चीज़ों के बारे में लिखते हैं। बट ये क्या कह रही है कि मेरे जो दिमाग में एक इमेजिनेशन है, जो मैं काफ़ी लंबे वक्त से सोच रही हूँ अपने एक अच्छे दोस्त के बारे में, मैं उसके बारे में कुछ लिखना नहीं चाहती। हालांकि मोस्टली पीपल ऐसा ही करते हैं, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और कहेंगे नहीं, लेकिन मैं इस डायरी को अपना दोस्त बनाने जा रही हूँ, और मैंने इसका नाम रखा है किटी। क्या नाम रखा है? किटी। तो अब जो उनकी फ्रेंड है वो कौन है? किटी है। देन कहती हैं कि सिंस नो वन अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई वुड रादर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। हालांकि चूंकि कोई नहीं समझेगा एक भी वर्ड जो भी मैं स्टोरी लिखूंगी किटी में, हालांकि मैं शायद सही भी लिख पाऊँ, लेकिन मैं इसमें क्या प्रोवाइड कराऊंगी, इस डायरी में क्या लिखूंगी? अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। हालांकि मुझे कुछ खास पसंद नहीं है ऐसा करना, लेकिन फिर भी मैं उस डायरी में अपनी लाइफ के बारे में ही मेंशन करूंगी। माय फादर, अब अपनी फैमिली के बारे में बता रही हैं, सब लोगों के बारे में बता रही हैं। माय फादर द मोस्ट अडोरेबल पर्सन आई हैव एवर सीन, यानी मेरे पिताजी जो हैं, जो शायद इतने सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले हैं दुनिया में मुझसे, आज तक मैंने कभी ऐसा इंसान नहीं देखा। डिड नॉट मैरी माई मदर until he was 36 and she was 25. तो उन्होंने मेरी मम्मी से जब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 के नहीं हो गए और मम्मी 25 की नहीं हो गई, यानी कि इनकी पेरेंट्स से शादी हुई थी जब फादर थे 36 ईयर्स के, मदर थी 25 ईयर्स की। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926। तो इनकी जो सिस्टर मार्गरेट थी, प्लीज़ इन नामों को याद रखिएगा थोड़ा सा, जैसे इनकी सिस्टर का नाम है मार्गरेट, राइट। तो वो बॉर्न हुई थी 1926 में, यानी कि ये बॉर्न हुई थी 1929 में, तो इनसे 3 साल बड़ी थी। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, राइट। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, तो 4 साल तक ये भी वहीं रही, फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी में है। 4 साल तक, जब तक ये 4 साल की थी वहीं रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, तो इनके फादर हॉलैंड कब गए थे? 1933 में, इसीलिए ये डच में लिखी गई थी, हॉलैंड में डच। माई मदर एडिथ होलेंडर फ्रैंक, इनकी मदर का नाम क्या था? एडिथ होलेंडर फ्रैंक। वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर व्हाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एकन टू स्टे विद अवर ग्रैंडमदर। तो इनकी मदर जो थी
एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक इनके फादर के साथ चली गई थी हॉलैंड सितंबर में, और जबकि मार्गरेट और ये कहाँ चली गई थी, एचेन, टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, यानी कि अपनी दादी माँ के साथ रहने चली गई थी। एचेन एक जगह है जर्मनी में। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। तो यानी कि मार्गरेट कब गई हॉलैंड, दिसंबर में, और ये कब गई, नेक्स्ट ईयर फरवरी में। When I was flung down on the table as a birthday present for Margaret, तो जैसे ही मेरा बर्थडे आया, I was flung down on the table, तो मुझे ये प्रेजेंट मिला मार्गरेट की तरफ से। I started right away at the Montessori Nursery School। अब अपने स्कूल का जिक्र कर रही है कि मैंने स्टार्ट किया था नर्सरी से। I stayed there until I was 6, और उस स्कूल में कब तक रही, जब तक 6 साल का नहीं हो गई। At which time I started in the first form, और फिर उन्होंने उसके बाद स्टार्ट किया फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट क्लास। ये जो फर्स्ट फॉर्म है यानी फर्स्ट क्लास से। इन द सिक्स्थ फॉर्म यानी कि सिक्स्थ क्लास, टीचर वॉज मिसिस क्यूप्रेस द हेड मिस्ट्रेस। उनकी टीचर कौन थी, हेड मिस्ट्रेस मिसिस क्यूप्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेवरेट। तो ये दोनों इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और जब ये एक दूसरे से जुदा हो रहे थे तो काफ़ी ये इमोशनल हुए, यानी कि रोए, ये जो भी हुआ, काफ़ी इनसे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration। 1941 का जो इनका बर्थडे था, उस दौरान इनकी ग्रैंडमा बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन हुआ, तो इनका बर्थडे कुछ खास उससे ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं हुआ, एक नॉर्मल सेलिब्रेशन से गुजर गया। फिर ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, तो ग्रैंड मदर जो थी इनकी डेथ हो गई 1942 में। No one knows how often I think of her and still love her। किसी को नहीं पता मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ और आज भी मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest। तो जो 1942 का इनका बर्थडे था आया, तो वो उसके साथ क्या किया इन्होंने, ग्रैंड माँ के लिए भी एक कैंडल जलाई अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ। The four of us are still doing well। Four of us means इनकी मदर, इनके फादर, इनकी सिस्टर और ये खुद। Can I still doing well? ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। And that brings me to the present date of 20 June 1942 and the some solemn dedication of my diary। और इसमें 1942 को इनको बर्थडे प्रेजेंट मिलता है फादर की तरफ से, और वो क्या होता है, वो होती है इनकी डायरी, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2।